स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 31। इससे पहले आपकी 30 क्लासेस हो चुके हैं जिनका प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। वहां से आप लोग क्लासेस प्रॉपर देखते रहिए और अपनी तैयारी थोड़ा बेहतर करते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम का डेट नजदीक आ गया है। तो अपनी तैयारी थोड़ा बेहतरीन कर लीजिए पहले से, ठीक है। पहले आधा घंटा पढ़ते थे, तो अब 1 घंटा पढ़िए। सोए हैं तो जाग जाइए। चलो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका हमने आपको पिछले क्लास में ही वोल्टेज स्टेबलाइजर का टाइप बताया था। वोल्टेज स्टेबलाइजर के कौन कौन से टाइप है। जो आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर है, इसके टाइप हमने आपको बताया था कि एक होता है आपका स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर और एक होता है आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक। और एक हमने आपको और बताया था कौन सा, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक। और एक जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और एक तीसरा कौन सा था, एक था तीसरा आपका कांस्टेंट वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये टोटल 3 टाइप होते हैं आपके। पहला जो है उसके 2 टाइप अलग अलग से हैं। 2 टाइप आपके, एक मैनुअल है और एक आपका ऑटोमेटिक है। तो इसी में पूछा है ये जो दूसरा टाइप है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं टोरिडियोल ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर ही इसमें यूज किया जाता है। आपके मैनुअल में भी यूज किया जाता है, ऑटोमेटिक में भी ऑटो ट्रांसफार्मर ही यूज किया जाता है वोल्टेज स्टेबलाइजर में। लेकिन जो आपका सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है, इसमें हम लोग टोरिडियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। टोरिडियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं हम लोग सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। बोला है कि एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। ये जो आपके सामने एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर दिया हुआ है, इसका प्रकार आपसे पूछा है। तो देखिए हमने आपको अभी बताया है वोल्टेज स्टेबलाइजर के प्रकार कौन कौन से हैं। आपका है एक पहला स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, फिर सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, फिर कांस्टेंट वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वो जो है स्टेप्ड जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है, इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक हमने यहाँ पे लिया हुआ है स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, ये मैनुअल वाला है, और ये है आपका ऑटोमेटिक वाला, ठीक। स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर ये ऑटोमेटिक है और ये आपका मैनुअल है। मैनुअल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो S1 स्विच है, इसी स्विच को हम लोग ऐसे ऊपर नीचे यहाँ पे इस सेंटर टैपिंग को एडजस्ट करके इसके टर्मिनल्स को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जब मैनुअली करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं मैनुअल, और जब इसे हम लोग करते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब रिले की सहायता से, इधर रिले लगे हुए हैं, इस रिले की सहायता से जब इसके सेंटर टैपिंग को चेंज किया जाता है तो इसे कहते हैं हम लोग ऑटोमेटिक, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये कैसा है, तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, एक स्विच लगाया हुआ है, बस यही वाला फिगर है। इस फिगर को थोड़ा सा शॉर्ट करके या एक सिंगल लाइन डायग्राम में बना दिया है। देखो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक वोल्ट मीटर इसने लगा दिया और एक सिंपल सा स्विच लगा दिया। इसके बाद ये आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड हो गया। सेकेंडरी साइड पे 3 टर्मिनल ऐसे दे दिया, और इसके बाद इसी को आगे पीछे ये एडजस्ट कर रहा है। देखो ऐसे एडजस्ट कर रहा है, या तो इस पे लगाएंगे, पहले पे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 3 टर्मिनल है तो इस पे एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो यही वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, ये मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर हो जाएगा, ठीक है। इसका फिगर देख के आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इस फिगर में ये आपका एक S1 स्विच है, ये स्विच है, और इसी स्विच को हम लोग, ये जो एक लाइन आई हुई है ना ऐसे सीधे लाइन, इसी लाइन को हम लोग आगे पीछे इस पे करते रहते हैं। जैसे ये UP1 UP2 UP3 UP4 लिखा है, तो इस पे हम लोग आगे पीछे एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि which instrument is used to check short circuit fault in electronic circuit in voltage stabilizer, सॉरी वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए
किसका यूज किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट दोष का जांच करने के लिए हम लोग करते क्या है, जहां पे भी यदि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बनती है तो वहां पे हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसमें से किससे मेजर किया जाता है? तो इसमें से रेजिस्टेंस मेजर किया जाएगा किससे? मल्टीमीटर से। ठीक है, रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से मेजर किया जाएगा। ओम मीटर हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओम मीटर का यूज किया जाता है। बाकी ये मीटर आप सभी को पता होगा कि ये धारा को मेजर करने के लिए किया जाता है। और जो आपका वोल्ट मीटर है, इससे हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, जो आपका ओम मीटर है, ओम मीटर से भी हम लोग प्रतिरोध ही मापते हैं, लेकिन हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को मापते हैं, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को मापते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन को चेक करना होगा तो वो मल्टीमीटर की सहायता से चेक करते हैं हम लोग। उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि 0 दिखा रहा है या 1 ओम से भी बहुत कम दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो शॉर्ट सर्किटेड हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेज इन अ सिंपल इन्वर्टर। सिंपल इन्वर्टर में कौन कौन से स्टेज होते हैं? तो वो होता है आपका सबसे पहले ऑसिलेटर लगा रहता है, इसके बाद आपका एम्पलीफायर सर्किट, फिर आपका ट्रांसफार्मर आउटपुट लगा रहता है। ठीक है, देखो इसमें इसने रेक्टिफायर की बात नहीं करी है, केवल और केवल इन्वर्टर का पूछ रहा है कि इन्वर्टर का स्टेप बताओ। भाई एक इन्वर्टर को कंप्लीट करने के लिए पहले रेक्टिफायर तो लगता ही है, लेकिन रेक्टिफायर को इसने कंसीडर नहीं किया, केवल इन्वर्टर सर्किट का पूछ रहा है कि इन्वर्टर सर्किट में क्या क्या लगा रहता है। तो उसमें सबसे पहले आपका ऑसिलेटर लगा रहता है, इसके बाद आपका एम्पलीफायर सर्किट लगा रहता है, तब फिर आपका ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ठीक है, तो ये आपका एक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे ऑसिलेटर, एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर, ये एकदम करेक्ट आंसर है। सबसे पहला आपका कौन सा सर्किट लगेगा? ऑसिलेटर लगेगा, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर के बाद फिर आपका क्या लगेगा? एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर के बाद फिर आपका ट्रांसफार्मर यूनिट, ट्रांसफार्मर यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स आर यूज्ड। स्क्वायर वेव इन्वर्टर का यूज कहां पे किया जाता है? स्क्वायर वेव इन्वर्टर से के बारे में आपसे पूछा है कि जो आपका स्क्वायर वेव इन्वर्टर है इसका उपयोग कहां पे करते हैं? क्या कंप्यूटर में करते हैं, या टीवी रिसीवर में करते हैं, या डीवीडी प्लेयर में करते हैं, या जनरल लाइटनिंग में करते हैं? तो देखिए हमने अभी आपको पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि टीवी रिसीवर में हम लोग क्या यूज करते हैं? वोल्टेज स्टेबलाइजर। कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर? जो आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर था उसका यूज हम लोग करते हैं टीवी रिसीवर में। ठीक है, बाकी यहाँ पे स्क्वायर वेव की बात किया है तो स्क्वायर वेव का यूज हम लोग करते हैं कहां पे? जनरल लाइटनिंग सिस्टम में। जनरल लाइटनिंग सिस्टम या लाइटिंग सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर वेव वाले इन्वर्टर का। वहां पे स्क्वायर वेव का क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि भाई जो लाइटनिंग सिस्टम होता है उसे एक समय अंतराल के बाद ऑन करना रहता है, ऑफ करना रहता है, ऑन ऑफ। जो मरकरी वाली लाइट होती है ना, अरे जो शादी विवाह में यूज किया जाता है, आप लोग उसके घर जाते हैं जिसके घर शादी विवाह पड़ा रहता है, तो आप लोग देखते हैं कि एक मरकरी वाली लाइट पूरी जल रही है, कुछ देर बाद जल रही है, बुझ रही है, जल रही, बुझ रही है, तो उसके लिए हम लोग स्क्वायर वेव का इन्वर्टर यूज करते हैं। ठीक है, चलो हाउ टू द जनरल लाइटिंग सिस्टम से उसी का तात्पर्य है। चलो, हाउ द बैकअप टाइम ऑफ यूपीएस कैन बी इंक्रीज। देखिए जो आपका यूपीएस होता है, यूपीएस के यदि बैकअप टाइम को बढ़ाना है, यही मायने रखता है कि किस बैटरी का या किस यूपीएस का बैकअप टाइम कितना है। बैकअप टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बैकअप टाइम। ठीक है, वोल्टेज इंपॉर्टेंट नहीं होता, बैकअप टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आपका बैकअप टाइम है, बैकअप टाइम किस चीज से डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड होता है उसके एम्पियर आवर से, एम्पियर आवर क्षमता, एम्पियर आवर क्षमता से डिसाइड होता है। ठीक है, कि उसकी एम्पियर आवर इफिशियंसी कितनी है, इस हिसाब से डिसाइड होती है कि उसका जो बैकअप टाइम है वो बैकअप टाइम कितना होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इंक्रीज द वीए रेटिंग ऑफ यूपीएस, इंक्रीज द एएच कैपेसिटी ऑफ बैटरी और डिक्रीज द एएच कैपेसिटी ऑफ बैटरी, मेंटेन बैटरी टर्मिनल्स वोल्टेज ऑलवेज 90%। तो बैकअप टाइम बढ़ाने के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? एम्पियर आवर रेटिंग, एम्पियर आवर रेटिंग। एएच रेटिंग का मतलब क्या होता है भाई? एएच रेटिंग का मतलब होता है एम्पियर आवर रेटिंग, ये रेटिंग बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग।
हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन सेकेंडरी सेल कैन बी प्रिवेंटेड। हार्ड सल्फेशन, देखिए हार्ड सल्फेशन इस दोष में होता क्या है, जो आपकी बैटरी है, बैटरी की प्लेटें कठोर हो जाती है। बैटरी की प्लेट सॉफ्ट रहनी चाहिए, यदि सॉफ्ट नहीं रहेगा तो बैटरी चार्जिंग अच्छे से, बैटरी का प्लेट चार्ज अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। जब ये हार्ड सल्फेशन का प्रोसीजर हो जाता है या ये दोष आ जाता है बैटरी के प्लेट में, तो उसे कैसे दूर किया जाता है, उसे कैसे खत्म करेंगे? तो उसे खत्म करने के लिए हम लोग बैटरी को बहुत धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे चार्ज करते हैं। जैसे मान लो कि बैटरी का जो चार्जर है, चार्जर यदि चार्जर का आउटपुट 5 एम्पियर में, वैसे 5 एम्पियर मान लेता हूं, ठीक है। बैटरी का जो चार्जर है, चार्जर, बैटरी चार्जर, यहां पे लिखो बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर का यदि आउटपुट 5 एम्पियर का है तो इसका 1/100वां भाग, इस 5 एम्पियर का 1/100वां भाग, या इसको ऐसे लिख लो 5 एम्पियर का 1/100वां भाग, इतनी कम करंट दिया जाता है और इसको बहुत धीरे धीरे चार्ज करते हैं हम लोग। क्योंकि एक बार जब बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अब जब आप उसको यदि नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हैं तो जल्दी चार्ज नहीं हो पाता, फिर आप उसको लेके जाते हैं मैकेनिक के पास, तो वो कहता है आपसे कि भाई 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, 3-4 दिन का टाइम दीजिए, हम इसको चार्ज करके देंगे। तो वो कैसे चार्ज करता है? वो ट्रिकल मेथड से चार्ज करता है, धीरे धीरे इसको चार्ज करता है। इस करंट को देके 1/100वें भाग के करंट को देता है और धीरे धीरे इसको चार्ज करता है। इसी चार्जिंग मेथड को कौन सा मेथड कहते हैं? ट्रिकल चार्जिंग मेथड, ट्रिकल चार्जिंग मेथड, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? इस ट्रिकल चार्जिंग मेथड के द्वारा बैटरी में आए सल्फेशन दोष को, सल्फेशन दोष का निवारण किया जाता है, दोष का निवारण किया जाता है। ठीक है, सल्फेशन दोष का निवारण किया जाता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यही ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइड ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग हम लोग यूज करेंगे और बैटरी के इस दोष को खत्म करेंगे। Which part in UPS supplies continuous output voltage in case of input voltage failure? यदि इनपुट वोल्टेज फेल्योर हो जाता है, इनपुट वोल्टेज यदि बंद हो जाता है या इनपुट वोल्टेज हमारा खराब हो जाता है, तो उस समय सप्लाई कहां से मिलेगी? तो हमने आपको इसके लिए बताया था कि जैसे मान लो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया मेन सप्लाई, ठीक है, मेन सप्लाई हो गया। तो मेन सप्लाई के बाद यहाँ पे क्या लगाया था हमने? रेक्टिफायर लगाया था। रेक्टिफायर के बाद फिर आपका क्या लगा था यहाँ पे? रेक्टिफायर के बाद आपका यहाँ पे लगा हुआ था इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर, या यहाँ पे लगा लो फिल्टर, सॉरी रुक जाओ, इधर हमने लगा दिया था फिल्टर। फिल्टर के बाद फिर लग गया था आपका इन्वर्टर, और इन्वर्टर के बाद फिर इधर आपका स्विच था। और इसमें क्या किया था हमने? इसमें सीधे हमने लगा दिया था फिल्टर, फिल्टर हो गया। फिल्टर के बाद एक आपका सीधे यहाँ पे स्विच था, है ना, इस तरीके से हमने बनाया था। ये आपका हो गया लोड, ये आपका लोड हो गया। इधर आपका मेन सप्लाई हो गया, मेन सप्लाई, और ये आपका रेक्टिफायर हो गया, रेक्टिफायर। जो भी लिखना है लिख लीजिए, रेक्टिफायर का स्पेलिंग जो भी लिखना है लिख लीजिए। तो ये रेक्टिफायर हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जब तक ये सप्लाई आ रही है तो उस समय इधर करंट फ्लो हो रहा है, उस समय इधर करंट फ्लो हो रहा है और करंट इधर भी आ रहा है, ये करंट आ रहा है इधर। रेक्टिफायर क्या कर रहा है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट करके फिर इधर इन्वर्टर सर्किट को दे रहा है। और यहीं पे आपकी बीच में ही, कहाँ पे? यहीं बीच में, यहाँ पे बीच में आपकी स्टोरेज बैटरी लगी होती है ना, बैटरी, आपका बैटरी लगी रहती है। ये जब डीसी में कन्वर्ट करता है तो ये फिल्टर होके फिर कहां पे जाता है? आपका डीसी, आपकी बैटरी में ये चार्ज स्टोर होने लगता है। और जब ये सप्लाई कट हो जाती है, जैसे ये सप्लाई कट होगी, किसी वजह से फेल्योर आ गया, जो भी कह लो, सप्लाई कट हो गई, तो उस समय क्या होगा? बैटरी से करंट आएगा, बैटरी से आएगा करंट, ये करंट किधर को जाएगा? इधर की तरफ जाएगा। इधर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि फिल्टर में क्या लगा हुआ है? फिल्टर में कैपेसिटर हमने यूज किया, तो वो कैपेसिटर क्या करता है? इस एसी को, सॉरी इस डीसी को इधर आने से रोक देता है, क्योंकि कैपेसिटर
के से होके डीसी प्रवाहित नहीं हो पाती, डीसी का फ्लो नहीं होता है। कैपेसिटर रेजिस्टेंस का काम करता है, बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करता है डीसी के लिए। तो यहां से करंट इधर की तरफ फ्लो होती है, तो बैटरी के बाद फिर इन्वर्टर, और इन्वर्टर के बाद का फिर लोड। यहाँ बैटरी से फिर जाएगा कहां पे सप्लाई, इन्वर्टर पे, इन्वर्टर के बाद फिर लोड पे जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो कि यहां से हमने करंट को कट कर दिया, ये हमारा करंट कट हो गया, तो अब क्या होगा, अब ये सप्लाई यहीं से तुरंत हमारा लोड फिर से ऑपरेट हो जाएगा। तो कौन सा सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, बैटरी के बाद इन्वर्टर, इन्वर्टर के बाद फिर लोड, बैटरी के बाद इन्वर्टर, इन्वर्टर के बाद लोड। ठीक है, तो सीक्वेंस तो नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि कौन सा यूनिट कार्य करेगा, तो उसमें आपकी बैटरी यूनिट एकदम करेक्ट आंसर बनेगी। बैटरी यूनिट के द्वारा आपकी सप्लाई का निरंतरता बना रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है ना? चलिए, सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। अच्छा, क्या बोला है कि व्हाट इज द इफेक्ट ड्यूरिंग लोड ऑफ सेल, लोड ऑफ सेल के दौरान क्या इफेक्ट पड़ता है, द करेंट स्ट्रेंथ फॉल्स एंड बिकम जीरो, कि जो आपकी करंट है वो करंट अचानक से जीरो हो जाती है, तो वो होता है आपका पोलराइजेशन। क्या होता है, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन के कारण जो आपकी करंट होती है, ये करंट अचानक से गिर के कितना हो जाती है, अचानक से गिर के हो जाती है जीरो। चलिए, यूपीएस में कम बैक अप होने का कारण क्या है, कम बैकअप, यूपीएस क्या कर रहा है, ज्यादा बैकअप नहीं दे रहा है। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया आपको कि बैकअप कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके एम्पियर आवर रेटिंग से दर्शाया जाता है, या एम्पियर आवर क्षमता ही बताती है कि कौन से बैटरी का कितना आउटपुट है या कितना देर तक वो बैकअप दे पाएगी। यदि एम्पियर आवर की रेटिंग कम हो गई तो आपका जो बैटरी होगा या यूपीएस होगा वो ज्यादा देर तक बैकअप नहीं दे पाएगा, और यदि एम्पियर आवर रेटिंग सही है तो आपका यूपीएस या आपका बैटरी ज्यादा देर तक बैकअप देगा। तो ये क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे कि बैकअप नहीं दे रहा है, बैकअप कम हो गया है, तो क्या कारण हो सकता है, कारण यही होगा सर कि इसका जो एम्पियर आवर रेटिंग है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो गया है, कहीं ना कहीं वो कम हो गया है। ठीक है, तो देखिए एम्पियर आवर की बात कहीं पे किया है, फॉल्ट की बात कर रहा है, गलत है गलत है गलत है। एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है, ये एकदम करेक्ट बोला है कि ये कहीं ना कहीं ये सफिशिएंट नहीं है या कम हो गया है, इसी वजह से आपका जो एम्पियर आवर जो बैकअप है यूपीएस का वो कम हो गया है ना। चलो, यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष कारण क्या है, यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज नॉर्मल कंडीशन से यदि अधिक हो जा रहा है, यदि नॉर्मल कंडीशन से अधिक आउटपुट वो दे रहा है, तो इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण ये है कि जो हमारा यूपीएस सिस्टम होता है ना, यूपीएस सिस्टम, इसमें हम लोग एक फीडबैक सिस्टम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं यार, फीडबैक सिस्टम का यूज करते हैं, फीडबैक। तो ये जो फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है इसमें, ये फीडबैक सिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है, इसका फीडबैक सही से काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से आउटपुट थोड़ा सा बढ़ के मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका फीडबैक क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया है, इस वजह से। यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है, यूपीएस हमारा पूरे लोड के साथ एक साथ अचानक से ट्रिप कर गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग सेटिंग में कुछ गड़बड़ किए हैं, सेटिंग में गड़बड़ करेंगे तभी जाके अचानक से यूपीएस एक साथ शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे तो शट डाउन नहीं होना चाहिए इसमें। तो इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग कहीं ना कहीं इनकरेक्टेड है, यदि इनकरेक्टेड नहीं होता तो वो शट डाउन नहीं होता, वो आपको क्या करता, वो आपको एक सिंबल देता, और सिंबल देके फिर ओवरलोड का एक आपको दिखाता सिंबल उसके स्क्रीन पे, इन्वर्टर के या यूपीएस के स्क्रीन पे दिखाता है। एक बार आपको बताता है कि आपका इन्वर्टर ओवरलोडेड हो गया है, आप इसे बंद करिए, तत्काल बंद करिए, ऐसा सिग्नल देता है, वार्निंग भी देता है, इसके बाद शट डाउन होता है। लेकिन आपने गलत सेटिंग कर रखी थी, तो इस वजह से वो वार्निंग देने से पहले क्या हो गया, शट डाउन हो गया, है ना। चलिए, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में यूज किया जाता है, तो बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा यूज करने वाला यदि कोई मटेरियल है और यदि कोई ईंधन है तो वो क्या है, वो है आपका कोयला। आप लोग गर्मी में अक्सर सुनते होंगे कि अरे यार कोयले की कमी पड़ गई है इसलिए बिजली नहीं बन पा रही है,
इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब ये कोयला कितने प्रकार का होता है, देखिए कोयला का सबसे बेहतरीन रूप है आपका एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे बेहतरीन रूप का कोयला है ये, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ये हमारे यहाँ बहुत कम मिलता है। ठीक है, हम लोग कौन सा यूज करते हैं, बिटुमन्स टाइप का यूज करते हैं। बिटुमन्स टाइप का कोयला यूज करते हैं हम लोग बिजली उत्पादन के लिए। ठीक है, बिटुमन्स टाइप का कोयला यूज करते हैं, ये बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ पाया जाता है, हमारे यहाँ मतलब कि इंडिया में। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी डीजल, गैस और गैसोलाइन ये सब पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी है, लेकिन अक्सर क्या मतलब इसका बहुत कम अवेलेबिलिटी है अपने इंडिया में। पेट्रोलियम का कहीं ना कहीं से हमेशा इंपोर्ट ही किया जाता है, कहीं ना कहीं से आयात ही इसका किया जाता है। अक्सर ये पहले ईरान से आता था तो उस समय थोड़ा सा अपने यहाँ सस्ता था, और इस समय आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि डीजल का, पेट्रोल का क्या दाम है, मतलब दिन प्रतिदिन ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहा है, इससे एकदम उसकी ग्राफ जा रही है ऊपर की तरफ, है ना, क्योंकि ये इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से। विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। कन्वेंशनल पावर जनरेशन आपसे पूछा है, कन्वेंशनल पावर जनरेशन कौन कौन से होते हैं यार, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कौन से। देखो अब यहीं पे थोड़ा सा इसके नाम से डिफरेंट, मतलब नाम से ही थोड़ा सा कुछ लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है कि कन्वेंशनल बोला है, कन्वेंशनल बोला है तो कन्वेंशनल में आपका आ जाएगा क्या, जो परंपरा के हिसाब से उत्पन्न किए जाते हैं। दो तरीके का आपका एनर्जी सोर्स होता है, एक होता है आपका कन्वेंशनल और एक होता है आपका नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल तो इसके जो ये नाम है ना, ये नाम थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अभी मैं जो दूसरा नाम लिखने जा रहा हूं उस नाम से तुरंत आप क्लियर कर लोगे कि कौन कौन से आएंगे इसमें। नॉन कन्वेंशनल जो होता है इसका नाम, दूसरा नाम होता है रेन्यूएबल, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स। ठीक है, और जो आपका कन्वेंशनल होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है नॉन रेन्यूएबल, रेन्यूएबल। ठीक है, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कौन कौन से इसमें आएंगे, कौन कौन से उसमें आएंगे। नॉन रेन्यूएबल में कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका हो गया थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट है ना, थर्मल पावर प्लांट ये आपका आ जाता है नॉन कन्वेंशनल में। फिर कौन सा आ जाएगा, और आ जाएगा आपका डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। ठीक है, फिर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी आ जाएगा आपका कन्वेंशनल में। एक जो बचा हुआ है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। तो देखिए जो हाइड्रो पावर प्लांट है ना, ये भी आपका कन्वेंशनल टाइप का ही है, जो बड़े पैमाने पर मतलब जो काफी बड़ी रेटिंग के लिए हाइड्रो पावर प्लांट यूज किया जाता है वो भी आता है आपका कन्वेंशनल टाइप में ही। लेकिन जो छोटे छोटे जो यूज किए जाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट वो आपके आते हैं किसमें, वो आते हैं नॉन कन्वेंशनल में। ठीक है, तो इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है हमेशा कि सर ये कैसे कन्वेंशनल हो जाएगा, ये तो पानी से बन रहा है, इसमें तो कोई एनर्जी सोर्स लग ही नहीं रहा और पानी जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। लेकिन भाई ये जो हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाते हैं किसी एक ही नदी को एक निश्चित एरिया में कवर्ड करके पूरी तरीके से बांध के तब फिर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल में वो आने चाहिए जो जिसके लिए हमें कोई एफर्ट ही ना करना हो, हमें मेहनत ना करना हो, आसानी से हमें मतलब हर एक एनर्जी सोर्स की अवेलेबिलिटी मिलती रहे, तो वो होता है आपका नॉन कन्वेंशनल। जैसे कि इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आपके आ जाते हैं सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। ठीक है, फिर आपका आ जाता है विंड पावर प्लांट। फिर कौन कौन सा आ जाएगा, विंड पावर प्लांट के बाद फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे ओशियन पावर प्लांट, ओशियन पावर प्लांट। और कोई नाम दिया हुआ है यहाँ पे, एक टाइडल भी दिया हुआ है, टाइडल पावर प्लांट। फिर आपका आ जाता है एक एमएचटी भी आता है। ठीक है, तो ये सभी आपके आते हैं नॉन रिन्यूएबल में, या सॉरी नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल में, मतलब कि जिसमें प्रकृति से डायरेक्ट हमें प्रकृति से एनर्जी सोर्स प्राप्त हो तो वो आते हैं हमारे रिन्यूएबल में, और जो जिसमें हमें डायरेक्ट प्रकृति से सोर्स नहीं प्राप्त हो, एनर्जी सोर्स नहीं प्राप्त होता है, तो वो आते हैं हमारे
नॉन रिन्यूएबल में, ठीक है। इनका हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। ये जितने भी हैं हमारे पावर प्लांट, इसमें जो भी एनर्जी सोर्स है, जैसे कि आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, या आपका विंड पावर प्लांट हो गया, या आपका ओशियन हो गया, या टाइडल हो गया, तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, और इसका हम लोग दोबारा भी यूज कर सकते हैं, जितने भी एनर्जी सोर्स है, लेकिन इसका दोबारा यूज नहीं कर सकते। और ये खत्म होने वाले एनर्जी सोर्स है। जैसे कोयला की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अक्सर वार्निंग आप लोग देखने लगते हैं पेपर कटिंग में या पेपर न्यूज में कि कोयला इतना टन बचा हुआ है, इतना खत्म हो गया। या पेट्रोलियम का भी यही हाल चाल है, न्यूक्लियर का भी यही हाल चाल है, ठीक है। तो ये लिमिटेड मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है और इसकी एकदम अवेलेबिलिटी अथाह है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि कन्वेंशनल पावर सोर्स कौन से हैं, तो कन्वेंशनल में अब कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे थर्मल पावर जनरेशन दिया हुआ है। थर्मल पावर जनरेशन एकदम करेक्ट आंसर बनेगा इसका। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, कन्वेंशनल क्या है, नॉन कन्वेंशनल क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल में कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है, तो देखिए जो आपका सोलर सेल है, सोलर सेल में अर्धचालक, सोलर सेल जो है ये अर्धचालक से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है यार, अर्धचालक से मिलकर बना होता है। और कौन कौन से अर्धचालक हम लोग यूज करते हैं, दो ही अर्धचालक तो यूज करते हैं। कौन कौन से, एक हमारा सिलिकॉन होता है, एक हमारा सिलिकॉन होता है, और एक होता है आपका जर्मेनियम, और एक होता है आपका जर्मेनियम, ठीक है। तो हम लोग सोलर सेल के लिए सिलिकॉन का ही यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लीकेज करंट की वैल्यू बहुत कम होती है और इसमें लीकेज करंट की वैल्यू ज्यादा होती है जर्मेनियम में, ठीक है। तो जर्मेनियम का हम लोग यूज बहुत ही कम करते हैं, मतलब इसका एकदम नहीं यूज करते हैं। हम लोग सोलर सेल बनाने के लिए केवल और केवल सिलिकॉन का यूज करते हैं, केवल और केवल सिलिकॉन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए एकदम करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। बाकी जो दिया हुआ है, बाकी आपके कंडक्टर है तो भाई कंडक्टर का यूज नहीं किया जाता है सोलर सेल बनाने के लिए। सोलर सेल बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अर्धचालक का यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।